हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट अथॉरिटी के बारे में। एंशियंट अथॉरिटी यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, वहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, जो भी प्लानिंग की जाती थी, वो किस तरीके से की जाती थी, कौन सी ऐसी अथॉरिटी थी। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं जो ये बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सोसाइटी में कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते थे, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता था। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो हम क्या देखते हैं, जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखी जा सकती है। यूनिफॉर्मिटी यानी कि जो सारे आर्टिफैक्ट्स हैं वो एक जैसे मिले हैं हर जगह। जैसे पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन पाकिस्तान और इंडिया में फैली हुई है ना, तो जितनी भी साइट्स मिली हैं इसकी, वहाँ पर हर जगह जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे यूनिफॉर्म है, एक जैसे मिले हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं मिली है कहीं पर भी। ठीक है, जैसा कि हम इनकी पॉटरी में देख सकते हैं, इस टाइप की ये हड़प्पन पॉटरी है। ये जो पॉटरी है वो इस तरीके की जो है वो हर जगह ही मिली है, हर साइड पर मिली है। ठीक है, सील्स जो हैं वो भी यूनिफॉर्म मिली हैं, सील्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ी ही, उसी टाइप की हर जगह से मिली हैं। वेट्स इनके, इनकी ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें एक यूनिफॉर्मिटी में देखी गई हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, थोड़ी बहुत भी गड़बड़ नहीं है इनमें कि एक साइड पर अलग टाइप की ब्रिक्स देखने को मिल रही हैं, अलग टाइप की पॉटरी, सील्स या कुछ भी चीज़ है, और दूसरी साइड पर ये अलग टाइप की देखने को मिल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नोटेबली जो ब्रिक्स हैं, यानी कि अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं स्पेशली, तो ब्रिक्स ऐसा नहीं था कि कोई एक सिंगल सेंटर में ये प्रोड्यूस होती थी। कोई ऐसा सेंटर नहीं था कि वहीं पर ही ब्रिक्स प्रोड्यूस होंगी और वहां से पूरी सिविलाइजेशन को ये सप्लाई होंगी, ऐसा नहीं था। हर साइट्स में ये ब्रिक्स जो है वो बनाई जाती थी, लेकिन इसके बावजूद पूरे रीजन में ब्रिक्स एक यूनिफॉर्म रेशियो की देखने को मिलती हैं, एक जैसी ब्रिक्स देखने को मिलती हैं। हमने पढ़ा था कि जो लेंथ है ब्रिक की, वो हाइट की जो है वो 4 टाइम देखने को मिलती है, एंड जो उसकी ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो हाइट की 2 टाइम देखने को मिलती है। हमने देखा था ना, ब्रिक बनाकर भी समझी थी, राइट। तो उसी तरीके का रेशियो पूरे रीजन में मिला है, पूरी सिविलाइजेशन में मिला है, जम्मू से लेकर गुजरात तक। ठीक है, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सेटलमेंट्स थे उनको स्ट्रेटेजिकली कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर लोकेट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था वेरियस रीजंस की वजह से। हमने नागेश्वर और बालाकोट का एग्जाम्पल लिया था ना, इनको समुद्र के किनारे लोकेट किया गया था शेल के लिए, शेल से जो भी ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे। लोथल को यहाँ पर लोकेट किया था किस लिए, राजस्थान से, ताकि मेटल आ सके, कार्नेलियन के लिए, स्टीटाइट के लिए, राइट। तो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर हमने जो सेटलमेंट्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया था। एक पॉइंट ये भी हो गया। एक पॉइंट था, क्या था कि जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। दूसरी बात, सेटलमेंट्स को स्ट्रेटेजिकली लोकेट किया गया है कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर। तीसरी बात, जो लेबर थी उसको मोबिलाइज किया जाता था, यानी कि लेबर को इकट्ठा किया जाता था, बहुत सारी लेबर बुलाई जाती थी ब्रिक्स बनाने के लिए, मैसिव वॉल्स के कंस्ट्रक्शंस के लिए, प्लेटफॉर्म्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। प्लेटफॉर्म्स हमने मोहनजोदारो की जब केस स्टडी की थी तो देखा था ना कि पूरी सिटी में पहले प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, उसके बाद में उस पर बिल्डिंग्स बनाई गई थी, राइट। तो उसके लिए भी लेबर बहुत सारी चाहिए। तो ये सारी बातें ये बता रही हैं कि इन एक्टिविटीज को कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज करेगा ना। तो कौन ऑर्गेनाइज करता था, हमें ये पता ही नहीं है। हम नहीं जानते कि यहाँ पर क्या अथॉरिटी थी, कोई रूलिंग पावर थी या नहीं थी, या लोग अपने आप ही रूल करते थे, हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पैलेसेस एंड किंग्स के बारे में। तो अगर हम किसी सेंटर ऑफ पावर को देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कि कोई एक ऐसा सेंटर हो जो पावर में हो और वही सेंटर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता हो पूरी सिविलाइजेशन का, या फिर अगर हम उन लोगों को देखते हैं जो पावर में थे, तो इन लोगों के बारे में या किसी सेंटर के बारे में आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स कोई भी इमीडिएट आंसर नहीं देते हैं कि क्या ऐसा कोई, मतलब कोई ऐसा सेंटर था या कुछ ऐसे लोग थे, स्पेशल लोग जो पावर में थे। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ नहीं बताया है, क्योंकि उन्हें भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं ना, इसीलिए। लेकिन मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग मिली थी जिसको एक पैलेस का नाम दे दिया कि ये एक पैलेस होगा, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको बता दिया। लेकिन फिर भी यहाँ से कोई भी स्पेक्टेकुलर फाइंड्स नहीं मिली हैं जो इससे एसोसिएटेड हों। स्पेक्टेकुलर फाइंड्स यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे पता चले कि ये पैलेस होगा, जैसे कोई खजाना वगैरह हो गया है ना, कोई भी महंगी महंगी चीज़ें हो गई, इस टाइप की चीज़ें यहाँ से नहीं मिली हैं। तो बिल्डिंग मिलने के बावजूद भी हम ये नहीं बता पाए हैं कि ये कोई सेंटर ऑफ पावर था या नहीं। और मोहनजोदारो से एक स्टोन स्टैचू मिला है और उसका नाम रखा गया है प्रीस्ट किंग। इस टाइप का स्टोन स्टैचू मिला, ये टूटा हुआ है, इसका हाथ ये नीचे से भी टूटा हुआ ही है। ठीक है, इसका नाम रखा है प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट मतलब होता है पुरोहित, जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं।
तो इनका नाम रख दिया प्रीस्ट किंग और इनको आज भी प्रीस्ट किंग के नाम से ही जाना जाता है। अब इनका नाम प्रीस्ट किंग क्यों रखा? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट मेसोपोटामियन हिस्ट्री से फैमिलियर थे, उसके बारे में जानते थे। मेसोपोटामिया की जो हिस्ट्री थी, हमने देखा था मेसोपोटामिया कहाँ पर था, अरेबियन पेनिसुला की जस्ट ऊपर, राइट। तो उसके टेक्स्ट को पढ़ सके थे आर्कियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को जान लिया था। वहां पर जो है वो प्रीस्ट किंग्स हुआ करते थे जो रूल करते थे, और उसी की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस रीजन में भी पाई, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहां पर भी पाई। जो ये जो मूर्ति मिल रही है, ये जो स्टैचू मिल रहा है ना, इसी टाइप का था। प्रीस्ट किंग इन्होंने इसका नाम रख दिया फिर। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो रिचुअल प्रैक्टिसेस थी, उनको हम आज तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं कि क्या क्या रिचुअल्स वहाँ पर होंगे, ठीक है, कौन उन्हें करता होगा, और ना ही कोई ऐसा सोर्स है ये जानने का कि जो इन्हें परफॉर्म करता था, इन रिचुअल प्रैक्टिसेस को जो करता था, उसके पास में ही पॉलिटिकल पावर थी, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये बात हम नहीं कह सकते कि ये जो प्रीस्ट किंग की स्टैचू मिली है ये कोई रूलर होगा, कोई रूलिंग पार्टी होगी है, ठीक है, हमें नहीं पता है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं, उनका ये ओपिनियन है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर्स थे ही नहीं और हर कोई इक्वल स्टेटस एंजॉय करता था, यानी कि वहां पर कोई भी ऊंच नीच नहीं थी, कोई राजा या जनता वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, सभी लोग इक्वल थे, ठीक है। और जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये फील करते हैं, ये बताते हैं कि नो सिंगल रूलर बट सेवरल, कि कोई एक सिंगल रूलर नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन बहुत सारे रूलर थे। जो अलग अलग साइट्स मिली है ना, वहाँ के अलग अलग रूलर होंगे, कोई एक सिंगल रूलर नहीं था। मतलब मोहनजोदारो जो है उसका एक सेपरेट रूलर होगा, हड़प्पा का अलग रूलर होगा, एंड इसी तरीके से अलग अलग साइट्स जो मिली हैं उनके अलग अलग रूलर्स होंगे। अदर आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सिंगल स्टेट था, यानी कि यहाँ पर कोई अलग अलग स्टेट्स नहीं थे, कोई अलग अलग रूलर्स नहीं थे, यहाँ एक सिंगल स्टेट था और उसका सिंगल रूलर था जो कि सारी निगरानी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन करता था। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनमें सिमिलैरिटीज मिली हैं, पूरी सिविलाइजेशन में सारे आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल यूनिफॉर्म देखे गए हैं, एक जैसे देखे गए हैं ना। प्लान्ड सेटलमेंट के एविडेंसेस भी मिले हैं, ब्रिक का साइज जो है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज रेशियो में ब्रिक्स बनाई गई हैं पूरे सेटलमेंट में। और जो सेटलमेंट्स हैं, अलग अलग साइट्स हैं, उनको एस्टेब्लिश किया गया है रॉ मटेरियल के सोर्सेज के पास में। तो ये सारी बातें क्या बताती हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अलग अलग स्टेट्स नहीं थे, अलग अलग रूलर्स नहीं थे, एक सिंगल स्टेट था, एक सिंगल रूलर था जो ये सारी चीजें देखता था, इन सारे डिसीजंस को वो लेता था, ठीक है। इट इज लाइकली दैट जो हड़प्पन्स थे वो कुछ टाइप का डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रैक्टिस करते थे। डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट। तो जो हड़प्पन्स थे ये भी कुछ इस तरीके का ही डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते होंगे, यानी कि वो अपने लिए ही कुछ चीज़ें बनाते होंगे, जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो मिले हैं उनके इस तरीके के जो फीचर्स हैं उनको क्रिएट किया गया हो यूटिलिटेरियन पर्पसेस के लिए। यूटिलिटेरियन पर्पस यानी कि उनके यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि ग्रेट बाथ देखा गया था, तो उसमें रिचुअल बाथिंग की जाती थी ना, तो वो पब्लिक पर्पस के लिए ही तो यूज़ किया जाता था। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं जो लोगों ने जो है मिलजुल कर खुद बनाए हों अपने लिए, राइट। तो ये हमने देख लिया एंशियंट अथॉरिटी के बारे में, पैलेसेस एंड किंग्स के बारे में। जो भी एविडेंसेस मिले हैं फिर भी हम उनसे क्लियर नहीं है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पर कितने रूलर्स थे, कोई एक रूलर था या कोई सिंगल स्टेट था, या फिर अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग साइड के अलग अलग रूलर्स थे, या फिर जो हड़प्पन पीपल थे वो कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते थे। कोई भी मतलब कुछ भी बात यहाँ पर क्लियर नहीं है, कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी डेवलप्ड, हर चीज़ वहाँ पर प्लान की जा रही है, हर चीज़ एक स्टैंडर्डाइज रेशियो की मिल रही है, सारी चीज़ें यूनिफॉर्मिटी में मिल रही हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, सोशल कंडीशन अच्छी है, हमें सारे एविडेंसेस मिल गए, लेकिन हमें पॉलिटिकल एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी हिस्ट्री लिखी है अंग्रेज़ों ने। तो हड़प्पा लोग इतने डेवलप थे, क्या वो अपने लिए एक रूलर नहीं चुन पाएंगे? क्या वो अपने लिए, अगर रूलर नहीं भी है तो क्या वो कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चला पाएंगे? उसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया है कि वो जो पार्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री का, उसके एविडेंसेस को खत्म कर दिए हैं, उसकी हिस्ट्री जो है उसको चेंज कर दी उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ताकि हम इंडियंस को पता ना चले, क्योंकि अगर हमें पता चलेगा तो हम उस पर प्राउड फील करेंगे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो क्या चाहते थे कि हम अपने आप पर, अपनी हिस्ट्री पर शर्म करें। तो मे भी आगे हो सकता है कि जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, वो इन चीज़ों को सामने लाएं, धीरे धीरे पता चले।
और हिस्ट्री चेंज भी हो सकती है। इस सिविलाइजेशन की जो भी हिस्ट्री लिखी है वो अंग्रेजों ने लिखी है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं, जो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस बारे में कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिनसे जो भी इंटरप्रिटेशन पहले थी, जो कॉन्सेप्ट्स पहले थे, वो बाद में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो इतनी हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये एंड कैसे हो जाती है, ये खत्म कैसे हो जाती है। तो इस तरीके के एविडेंस देखने को मिलते हैं लगभग 1800 बीसीई में। सी का यहाँ पर क्या मतलब है, सी की फुल फॉर्म है सिरका। सिरका जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग। तो लगभग 1800 बीसीई में हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स जो हैं इन रीजन सच एज चोलिस्तान, चोलिस्तान जैसे रीजन्स में, चोलिस्तान पाकिस्तान का डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो उन रीजन्स में क्या होता है, जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं उनको एबेंडन कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, उन्हें छोड़कर लोग जो है वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी के साथ ही साथ क्या होता है कि पॉपुलेशन का एक्सपेंशन होता है न्यू सेटलमेंट्स में। कहाँ कहाँ पर, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, गुजरात में जो है वो लेट हड़प्पन लोग आकर रहने लगते हैं। यहाँ पर हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में सिमेट्री एच शो की गई है। सिमेट्री एच जो है वो लेट हड़प्पन बरियल साइट है, यानी कि लगभग 1800 के बाद में जो बरियल्स मिले हैं वो यहाँ से मिले हैं। तो ये लेट हड़प्पन बरियल साइट हो गई। लेट सिसवाल यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि है ये सिसवाल, लेकिन लेट हड़प्पन साइट है, ठीक है। स्वात यहाँ पर दिखाया गया, झूकर दिखाया गया है। रंगपुर 2 BC, रंगपुर क्या है, रंगपुर हड़प्पन साइट है, राइट। ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो रंगपुर को दो पार्ट में डिवाइड किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, रंगपुर 1 और रंगपुर 2। रंगपुर 1 जो है वो मिच्योर हड़प्पन फेज है, यानी कि जो मिच्योर साइट्स अभी हम पढ़ के आए मोहनजोदारो वगैरह है ना, तो उस टाइम पीरियड की है रंगपुर 1। रंगपुर 2 जो है वो लेट हड़प्पन फेज है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 1800 BCE के बाद का जो टाइम पीरियड है, ठीक है। रंगपुर 2 को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, 2A, 2B और 2C। 2A जो है वो अर्ली फेज है किसका, लेट हड़प्पा का, यानी कि लेट हड़प्पा जब स्टार्ट हुआ है 1800 के बाद से ही, तो उस टाइम का फेज है रंगपुर 2A। रंगपुर 2B और रंगपुर 2C, यानी कि 2BC दोनों को मिलाकर जैसे यहाँ पर जो लिख दिया, ये क्या है, ये लेट पार्ट है, ये लेट फेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। जो मतलब लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी लेट पार्ट, यानी कि सबसे लास्ट वाला पार्ट, वो है रंगपुर 2B और C, ठीक है। सबसे लेट का मतलब है कि इसके बाद में ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, बिल्कुल। तो ये क्लियर हो गया। अब क्या है कि कुछ हड़प्पन साइट्स ऐसी थी जो 1900 BC के बाद कंटिन्यू थी, वो चल रही थी, लेकिन वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, एक चेंज देखने को मिलता है। क्या होता है वो चेंज, वहां पर उनका मटेरियल कल्चर जो है, मटेरियल कल्चर यानी कि जो भी मटेरियल्स थे, जो भी फिजिकल चीजें थी, पॉटरी, सील वगैरह, उनके वेट्स, ब्रिक्स, इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। मार्क्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स, जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे, पॉटरी, सील वगैरह, ये डिसअपियर होने लग जाते हैं 1900 के बाद में। ये जो भी ये साइट्स थी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि वेट्स हैं, सील्स हैं, स्पेशल बीट्स हैं, ये सारी चीजें डिसअपियर होने लगती हैं। 1900 जो है वो 1800 से पहले का टाइम है, ये तो पता ही होगा ना। जैसे पहले 1900 आएगा, 1900 से आगे आते आते तब 1800 BCE आएगा, ठीक है। तो 1800 BC में ये सिविलाइजेशन एंड होने लगती है, लेकिन अभी हम उससे 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पर लोग अभी रह रहे हैं उन साइट्स में, लेकिन उनके मटेरियल कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है। वेट, सील्स, स्पेशल बीट्स जो थे वो डिसअपियर होने लग रहे हैं। जो भी राइटिंग थी उनकी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थे, मेसोपोटामिया के साथ में, दिलमुन के साथ में, ओमान के साथ में जो भी ट्रेड था वो भी डिसअपियर होने लगता है। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन था इनका, वो भी डिसअपियर होने लगता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो फार फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स, यानी कि थोड़े से मटेरियल्स का यूज ही थोड़ी सी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता था। कोई भी चीज़, उन्हें कोई भी पॉटरी वगैरह बनानी है तो उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे कि दूर दूर से ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। नॉर्मल सी चीज़ें, सादा सी चीज़ें, कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं, थोड़ा सा सामान है जो भी लोकली अवेलेबल है उसी चीज़ का इन्होंने, जो भी इन्हें मटेरियल, जो भी चीज़ें बनानी है वो इन्होंने बना लिया, ठीक है।
हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो थी वो भी डिटेरियोरेट होने लगी, उनका भी डिक्लाइन होने लगा। जैसे हमने मोहनजोदारो में पढ़ा था, तो जो घर बनाया गया था उसमें वेल भी थे, उसमें स्टेयर्स भी थी, ठीक है, उसमें जो रूम्स थे वो चारों ओर कोर्टयार्ड के बनाए हुए थे, बीच में कोर्टयार्ड था, और कोई भी वहां पर बाहर से कोई अंदर ना देख सके, तो कोई विंडो भी नहीं थी, डोर भी ऐसा था कि कोई भी बाहर से अंदर का इंटीरियर ना देख सके, कोर्टयार्ड ना देख सके, राइट। और जो घर की जो मेन वॉल थी वो स्ट्रीट से कनेक्टेड थी ताकि ड्रेनेज से कनेक्ट हो सके। तो ये जो सारी टेक्निक्स थी ना, ये सब खत्म होने लगी बाद में आते आते। एंड जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स जो देखने को मिल रहे थे, जैसे कि ग्रेट बात देखा था हमने मोहनजोदारो में, ये भी नो लॉन्गर प्रोड्यूस, यानी कि इनको भी नहीं बनाया गया बाद में, कोई बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए जा रहे थे, ठीक है। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स और सेटलमेंट्स जो बाद में मिले हैं 1800 बीसीई के बाद में, वो ये इंडिकेट करते हैं कि लोग जो है वो अपनी लाइफ को रूरल वे में जीने लगे। जो भी गांव में जो भी लोग रहते हैं वो जो उस तरीके से ये लोग अपनी लाइफ को जीने लगे। लेकिन जो सिविलाइजेशन थी वो तो अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, लोग रूरल तरीके से रहने लगते हैं, जिसको बोला गया लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स इनको बोला गया। यानी कि हड़प्पा के बाद में जो भी कल्चर आए उसे बोला गया सक्सेसर कल्चर्स या फिर लेट हड़प्पन कल्चर्स, ठीक है। तो हमने इतने सारे एविडेंसेस देखे कि जो बहुत सारी मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी उनको अबेंडन करा गया, उनको छोड़ा गया। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, उनके जो भी आर्टिफैक्ट्स थे वो सब डिसअपियर होने लगे, उनका कल्चर चेंज होने लगा, रूरल वे ऑफ लाइफ वो जीने लगे, है ना। तो ये सारे चेंज हुए कैसे, क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये जो है सिविलाइजेशन वो एकदम से खत्म होने लगी, एकदम से चेंज होने लगी। बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं इससे रिलेटेड कि ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है क्लाइमेट चेंज हो गया, जो सिविलाइजेशन इतने एरिया में फैली हुई थी इसका क्लाइमेट ही यहाँ से जो है वो चेंज हो गया। पहले जितना अच्छा क्लाइमेट था वो क्लाइमेट इतना बदतर हो गया, इतना खराब हो गया कि इस सिविलाइजेशन को उसने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। कोई कहता है डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काट दिए गए। तो लेकिन ये बात जो है वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन इतनी बड़ी है, इतने बड़े एरिया में फैली हुई है, क्या हर जगह के पेड़ काट दिए और डिफॉरेस्टेशन होने से सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई? तो ये जो फैक्टर है ये थोड़ा समझ नहीं आता है ना। तीसरी बात है एक्सेसिव फ्लड्स। मोहनजोदारो मूवी देखी है, उसमें लास्ट में क्या होता है, मोहनजोदारो में फ्लड आ जाती है इंडस रिवर में, ठीक है। तो वो तो खैर एक मूवी है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर फ्लड आई हो। तो जो लोग हैं वो लास्ट में कहाँ चले जाते हैं, वो गंगा रिवर के किनारे चले जाते हैं, राइट, हमने देखा था। तो एक्सेसिव फ्लड्स की वजह से क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा फ्लड्स आई, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं ना, इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इनमें जो है वो बाढ़ आई होगी। अब बाढ़ की वजह से क्या हुआ, सारी सिटीज उनने नष्ट कर दी, खत्म कर दी। तो ये बात भी समझ नहीं आती है, क्योंकि एक जगह दो जगह का समझ में आता है, लेकिन वही बात की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई बाढ़ की वजह से, तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। चौथी बात ये है कि जो रिवर्स हैं उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो। रिवर करती हैं, ये उनका नेचुरल फिनोमेना है। जो नदियां हैं वो अपना रास्ता बदलती रहती हैं, शिफ्टिंग करती रहती हैं, या फिर नदियां जो हैं वो सूख गई हो, तो नदियों के सूखने की वजह से तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रिवर ने अगर रास्ता बदल लिया, जैसे रिवर पहले इंडस रिवर मान लो, ठीक है, ये इस तरीके से बह रही थी, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये इस तरीके से बहने लगी, तो यहाँ पर जो भी सिटीज पहले होंगी उन्हें तो यहाँ से हटना पड़ेगा ना। तो एक रीजन ये भी बताया जाता है। अगला जो रीजन है वो है कि जो लैंडस्केप है, जो लैंड है वहाँ का, उसका ओवर यूज कर लिया। इतना ओवर यूज कि उन्हें छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा या पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो इन कॉजेज में से कुछ कॉजेज तो ऐसे हैं जो कुछ सेटलमेंट्स के लिए सही हैं, मतलब कुछ सर्टेन सेटलमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें से इनमें से कोई रीजन हुआ होगा जिसकी वजह से वो सेटलमेंट खत्म हो गया। लेकिन इनमें से कोई भी जो फैक्टर है वो पूरी सिविलाइजेशन के कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, क्या वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन, सिर्फ फ्लड की वजह से, रिवर के सूखने की वजह से, इन सभी की वजह से सिर्फ वो खत्म हो गई? तो एक डिस्प्यूट ना यहाँ पर भी है कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो जाता है इतनी हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, यही क्लाइमेट चेंज या फ्लड वगैरह की वजह से जो भी फैक्टर्स बताए गए हैं उनकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहेप्स, यानी कि शायद वो हड़प्पन स्टेट हो, पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सिंगल स्टेट हो, हड़प्पन स्टेट है ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट है, वो धीरे धीरे फिर वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। इसका हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो सील्स हैं, जो स्क्रिप्ट है, जो डिस्टिंक्टिव बीट्स थे, उनके जो पॉटरी थी, इनका डिसअपियरेंस होने लगता है, आगे ऐसा कोई भी चीजें नहीं मिलती हैं। The shift from a standardized weight system to the use of local weights,
यानी कि पूरी सिविलाइजेशन में एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम था। एक साइड में जिस तरीके का वेट चलेगा उसी तरीके का वेट दूसरी साइड में भी चलेगा। जो मोहनजोदारो में, वही हड़प्पा में, वही लोथल में, वही कालीबंगा में, वही राखीगढ़ी में, हर साइड पर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब ये सिविलाइजेशन एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इस वेट सिस्टम का हो जाता है एंड लोकल वेट्स का यूज शुरू हो जाता है। यानी कि जो लोग जहाँ पर, जैसे इतने रीजन में कोई रह रहा है तो यहाँ पर जो भी वेट्स यूज हो रहे हैं वो उनका यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ दूर पर कोई अलग लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर जो भी वेट्स होंगे वो उनका यूज करेंगे। तो इस तरीके से वेट जो है वो यूज होने लगे। द डिक्लाइन एंड अबंडनमेंट ऑफ सिटीज, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी सिटीज थी उनका डिक्लाइन होने लगा, वो खत्म होने लगी और उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें अबंडन कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या होता है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आती हैं और अदर कंट्रीज भी आती हैं, इसको 1 मिलेनियम से भी ज्यादा वेट करना पड़ा। 1 मिलेनियम यानी कि मिलेनियम होता है 1000 ईयर्स का टाइम पीरियड, तो 1000 ईयर्स से भी ज्यादा का वेट करना पड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को न्यू सिटीज के लिए, जो कि डेवलप होती हैं एक कंप्लीटली डिफरेंट रीजन में, जो कि गैंगेटिक प्लेन्स में डेवलप होती हैं आगे चलकर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बारे में। हमने उसकी स्टार्टिंग देखी धीरे धीरे, ठीक है, उनका किस तरीके से लाइफ वो जीते थे वो देखा, उनकी प्लानिंग देखी, उनकी एंशिएंट अथॉरिटी देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। और एंड में क्या होता है, ये सिविलाइजेशन अचानक से गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसके रीज़न हमें पता नहीं है, पक्के पक्के नहीं पता है। हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि जो आर्यंस थे उन्होंने इन्वेजन किया था, उन्होंने अटैक कर दिया था। लेकिन पता है क्या है, ये बात भी अंग्रेजों ने बोली है कि आर्यंस बाहर से आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आर्यंस थे ना वो इंडियंस ही थे। आर्यंस कौन थे? आर्यंस थे श्रेष्ठ लोग जिन्हें बोला जाता था। तो अपनी श्रेष्ठता को बताने के लिए इन अंग्रेजों ने ये बता दिया कि आर्यंस ही बाहर से आए थे। तो आर्यंस ने यहाँ पर अटैक कर दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ऐसा कुछ बोला जाता है। बाकी अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये पता चले, तो देखते हैं क्या होता है। सो ऑल क्लियर? अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।